नमस्कार। आप सभी का राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम लोग बचपन एवं अभिवृद्धि से संबंधित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था के विकासात्मक विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है। यह निर्माणकारी काल है, यह मिथ्या परिपक्वता का काल है, यह प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है, यह एलिमेंट्री स्कूल एज है, यह डर्टी एज है। ये तमाम प्रकार के नामों से हमने देखा था। हम लोग उसकी विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उसके शैक्षिक व्यवस्था के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने देखा था, जब से शिक्षा में मनोविज्ञान का आगमन हुआ है, तब से विकास और शिक्षा दोनों कहीं ना कहीं उसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था देने की बात की जा रही है। यानी कि विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे में क्या क्या विशेषताएं प्रकट हो रही है, उन विशेषताओं को अध्ययन कर और अध्ययन उपरांत उनकी उत्तम शैक्षिक व्यवस्था करना ही बाल मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य समाहित है। आज हम लोग इसी क्रम में बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान रखते हुए हमने देखा था कि जो बाल्यावस्था है उसमें जो शारीरिक जो विकास है उसमें स्थिरता पाई जाती है, जो मानसिक विकास है उसमें स्थिरता पाई जाती है, लेकिन जो मानसिक योग्यताएं हैं उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलती है। इस हिसाब से हम लोग शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शारीरिक विकास पे ध्यान। जैसा कि हमने देखा कि जो बाल्यावस्था की जो उम्र है, ये कहीं ना कहीं बाहर, घर से बाहर बच्चा जाता है और विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलने का कार्य करता है। और ये जो अवस्था होती है, इसमें जो शारीरिक विकास होती है थोड़ा सा मंद हो जाती है। इसलिए इस अवस्था में जो बच्चे के खान पान और अन्य स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों के बारे में बच्चों को अवगत कराते रहना चाहिए, अभिभावक को अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे बच्चा अधिक स्वस्थ और कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास उत्तम तरीके से हो सके। अगला है मानसिक विकास पर ध्यान। जैसा कि हमने देखा, जो मानसिक योग्यताएं हैं उसमें वृद्धि होती रहती है। यानी कि जो बच्चा पहले जब जन्म लिया था उस समय उसकी जो मानसिक योग्यताएं थी वो करीब करीब शून्य थी, लेकिन यह जो अवस्था है इसमें बच्चे की मानसिक योग्यताओं में वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि से तात्पर्य यानी कि जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, ध्यान देने की, स्मरण करने की और तर्क करने की और अन्य प्रकार की जो मानसिक योग्यताएं हैं वो अधिकतम वृद्धि हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि 12 वर्ष की अवस्था में, 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें औपचारिक चिंतन की अवस्था आ जाती है। औपचारिक चिंतन आ जाता है 12 वर्ष की अवस्था में बालक में औपचारिक चिंतन करने की, तो अनौपचारिक चिंतन करने की आ जाती है। यानी कि बच्चा जो होता है अमूर्त चीजों की अपेक्षा अब अमूर्त चीजों पे भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, यानी कि इसे अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन की जो अवस्था होती है वो 12 से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि इस समय बच्चे में हायर लेवल की जो थिंकिंग होती है उसमें विकसित हो जाती है। अब बच्चा तर्क कर सकता है और कहीं ना कहीं चिंतन कर सकता है और तमाम प्रकार की जो अन्य गणितीय संक्रियाएं हैं उसको करने में सक्षम हो जाता है। यानी कि 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें बच्चे में अधिकतम मानसिक योग्यताएं विकसित हो जाती है। इस नाते इस अवस्था में बच्चे को अधिकतम मानसिक कार्य करने के लिए देना चाहिए, जिससे उसकी मानसिक योग्यताएं जो है अधिकतम वृद्धि हो सके और उसका उत्तम विकास हो सके। अगला है भाषा विकास पर ध्यान। जैसा कि हमने देखा, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कुछ सालों बाद वो बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन जब बोलता है तो कहीं ना कहीं 2-4 शब्दों का ही प्रयोग करता है और उन्हीं 2-4 शब्दों से कहीं ना कहीं वो शब्द बनाने का प्रयास करता है। लेकिन वो प्राय जो शब्द होते हैं सार्थक शब्द न होकर निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो ही वो बोलना स्टार्ट करता है तो निरर्थक शब्दों को त्यागते हुए वो सार्थक शब्दों की ओर आता है। यानी कि 2 शब्दों को मिला के एक सार्थक शब्द बनाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसमें शब्द जो भंडार है वृद्धि होती जाती है। इसलिए इस अवस्था में जो कहीं ना कहीं जो शाब्दिक जो भाषा का विकास है वो अधिकतम हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर भाषागत कमियां अगर रह गई तो आगे आने वाली अवस्थाओं में बहुत कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो जाएगी, क्योंकि यह जो अवस्था है
ये अगर इस अवस्था में अगर सुधार कर लिए गए बच्चे की भाषागत कमियों को, तो आगे आने वाली जो अवस्थाएं हैं उसमें वो सुचारू रूप से और हो सकती हैं। यानी कि इस अवस्था में बच्चे को अधिकतम कहीं ना कहीं किताब पढ़ने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए और अन्य चीजें पढ़ने के लिए, जिससे उसके अधिकतम भाषागत विकास हो सके, वाद विवाद कराना चाहिए और आपस में वार्तालाप कराना चाहिए। इस तरीके से बच्चे में अधिकतम भाषा का विकास हो सकता है। अगला है जिज्ञासा की संतुष्टि। अगला जिज्ञासा की संतुष्टि, जैसा कि हमने देखा जो बाल्यावस्था है ये क्यों तथा कैसे की अवस्था है, क्यों तथा कैसे की अवस्था है। जो शैशवावस्था थी वो क्या की अवस्था थी। इस अवस्था में जो बच्चा होता है तो उसकी जिज्ञासा इतनी होती है कि वो चीजों के बारे में क्यों तथा कैसे के संबंधित प्रश्नों को पूछता है। क्यों? क्योंकि उसके मानसिक जो योग्यताएं हैं उसका अधिकतम विकास हो चुका है। उसमें तर्क करने की क्षमता का विकास हो गया है, उसमें चिंतन करने की क्षमता का विकास हो गया है, उसमें समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो गया है, उसे कहीं ना कहीं सूझ विकसित हो गई है। अब वो चीजों को पहले की तरह नहीं देख के कहीं ना कहीं उसको अब वैज्ञानिक तरीके से सोचने का प्रयास करता है, उसके सभी पॉइंट को देखने का प्रयास करता है। अब किसी के छलावे में नहीं आके कहीं ना कहीं अपना विचार विमर्श लगाता है और उस समस्या को समाधान करता है। इसलिए इस अवस्था में जो जिज्ञासा होती है वो क्यों तथा कैसे की हो जाती है। इसलिए इस अवस्था में बच्चे को अधिकतम उसकी जिज्ञासा की संतुष्टि करना चाहिए, जिससे उसकी जिज्ञासा संतुष्ट होगा तो आगे आने वाली अवस्थाओं में कहीं ना कहीं उससे संबंधित क्वेश्चन को नहीं पूछेगा बल्कि उससे आगे जानने का प्रयास करेगा। अगला है रोचक पाठ्यक्रम। जैसा कि हमने देखा जो बाल्यावस्था है ये खेलने की अवस्था है। यानी कि हमने देखा कि जो बच्चा है वो संगीत प्रिय होता है, यानी कि संगीत के माध्यम से या अन्य गतिविधियों के माध्यम से अगर बच्चे को अगर पाठ्यवस्तु प्रस्तुत की जाए तो कहीं ना कहीं वो जो बच्चा है अधिकतम उसके प्रति आकर्षित होगा। जैसा कि ये जो अवस्था है जो पूर्व बाल्यावस्था है इसमें ये मूर्त चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित होती है, और उत्तर बाल्यावस्था की जो लास्ट का अगर वर्ष छोड़ दिया जाए 12 वर्ष, तो कहीं ना कहीं 9 वर्ष से 11 वर्ष का जो बच्चा होता है वहां तक मूर्त चीजों के प्रति आकर्षित होता है। इसलिए पाठ्यवस्तु में अधिकतम मूर्त चीजों के माध्यम से बच्चे को पढ़ाने का और बताने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पाठ्य विषय वस्तु रोचक बनेगा और आनंददायक बनेगा और शिक्षण कार्य जो होगा प्रभावशाली होगा और छात्र के व्यवहार में अधिकतम परिमार्जन हो सकता है। अगला नैतिक शिक्षा। जैसा कि हमने देखा था जब बच्चा जन्म लेता है तो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, और न ही उसे ये पता होता है कि कौन सा हमारा व्यवहार उत्तम है और कौन सा व्यवहार हमारा गलत है। यानी कि बच्चे में नैतिकता का अभाव होता है, सामाजिकता का अभाव होता है, लेकिन जो जो उसके वृद्धि और विकास होती जाती है त्यों तो उसमें कहीं ना कहीं अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है और दूसरे लोगों की मदद करने की भावना विकसित होने लगती है और अन्य चीजें विकसित होने लगती है। यानी कि इस अवस्था में नैतिक शिक्षा देने से तात्पर्य यह है यानी कि बच्चे को महापुरुषों के बारे में जानकारी देना चाहिए और धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो अन्य जो महान व्यक्तित्व है उनके आदर्श व्यक्तित्व के बारे में बच्चों को बताना चाहिए, जिससे बच्चे में अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में पता चल सके, जिससे बच्चा अच्छा कार्य कर सके और राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। अगला है संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, जैसा कि हमने देखा कि बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो संचय करने की प्रवृत्ति उसमें ज्यादा होती है, यानी कि जो कुछ भी उसे यूनिक लगता है उसे अपने बैग में रख लेता है। यानी कि तमाम प्रकार के जो चीजें होती हैं, पेपर की कटिंग हुई, उसके बाद से गोली हुआ, अन्य प्रकार की जो चीजें हुई, जो कुछ भी उसे अच्छा लगता है, जो कुछ भी उसे लगता है कि ये हमारे खिलौनों के उपयोग में आ सकता है, उसे वो ले लेता है और अपने कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा करके रखता है। यानी कि इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं में संचय करने की प्रवृत्ति अधिकतम पाई जाती है। इसलिए इस अवस्था में बच्चे को शिक्षा देते समय संचय की जो प्रवृत्ति उनमें बच्चों में पाई जाती है उनका सहारा लेते हुए हम शिक्षा कार्य कर सकते हैं। जैसे बच्चे को जो शिक्षा से संबंधित जो न्यूज़पेपर में तमाम लेख आते हैं उनको कहा जा सकता है कि उनको संचय करके रखें, और तमाम महापुरुषों व्यक्तित्व उनके व्यक्तित्व है उनके बारे में वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर जो है समाचार पत्र है उनको उससे कहीं ना कहीं उसमें से संग्रह करके रखें,
और तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं और जो संग्रह करने वाली उसको रखें, जिससे उनका शिक्षा में अधिकतम उपयोग कर सकें। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, जैसा कि हमने देखा बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है कि कुछ मनोवैज्ञानिक को मानना है कि शायद ही ऐसा कोई खेल है जो 10 वर्ष का बच्चा नहीं खेला। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो हर एक प्रकार का खेल खेल लेता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चे को पाठ्य विषय वस्तु के अलावा अन्य गतिविधियों के साथ भी शिक्षा कार्य कराना चाहिए। अगला है खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, खेल तथा क्रिया द्वारा जो शिक्षा होती है उसमें जो बच्चा होता है उस विधि से अस्थायी अधिगम कर सकता है। जैसा कि हमने देखा इस अवस्था को हम समूह या गैंग की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चा होता है एक निश्चित समूह में होता है और उस समूह में विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलता है और विभिन्न प्रकार के खेलों को खेलने के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। यानी कि स्कूल में, विद्यालय में समय समय पे कुछ ऐसे खेलों का आयोजन करते रहना चाहिए जिससे बच्चे की शारीरिक और मानसिक अधिकतम विकास हो सके और जो सामूहिक जो खेल की प्रवृत्ति है वो अधिकतम विकसित हो सके। क्रिया द्वारा शिक्षा, क्रिया द्वारा शिक्षा से तात्पर्य बालकों में स्काउटिंग, गाइडिंग, ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी जो सदस्य हैं उनका बनाना चाहिए। यानी कि स्काउट या गाइड जो संस्थाएं हैं उनका किसी न किसी रूप से उनको सदस्य बनाना चाहिए और समय समय पर बच्चों को अन्य प्रकार के प्रशिक्षण देते रहना चाहिए। धन्यवाद।